नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 2022 के लिए कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी भी दी कि ऋषिकेश में आज से 3 दिन तक विचार मंथन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2022 की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं बैठक में नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। बड़े पैमाने पर लोगों से संपर्क अभियान चलाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। कांग्रेस कमेटी की एक बहुत बड़ी बैठक है, एक बड़ा मंथन शिविर है जो कि 3 दिन में चुनाव तक का हर व्यक्ति का रोड मैप तैयार करेगा कि किसको क्या करना है और कहां तक किस व्यक्ति को। हमारा मकसद ये है कि हर एक हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्तराखंड में हमारे प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सके, वहां तक अपनी बात पहुंचा सके, और इसी मकसद से हम ये बैठक कर रहे हैं। तो ऋषिकेश में कांग्रेस का विचार मंथन चल रहा है। आज से 3 दिन तक विचार मंथन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2022 की तैयारियों को लेकर इस पर चर्चा होगी। जिस तरह से गणेश गोदियाल को हमने सुना, उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति के लिए एक जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी, जिससे कि 2022 के चुनाव के लिए हम बिल्कुल तैयार होंगे। नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जा सके। आशीष डोभाल इस वक्त ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, क्या बैठक शुरू हो चुकी है और कहा जा सकता है कि 2022 के लिए अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैठक शुरू होने में भी आधा घंटे का समय बाकी है और 11 बजे के आसपास बैठक शुरू होगी। लेकिन गणेश गोदियाल सहित जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, हरीश रावत भी कुछ क्षणों में पहुंचने वाले हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है बैठक को लेकर। और जो देवभूमि का प्रवेश द्वार ऋषिकेश कहा जाता है, यहाँ से कांग्रेस अपनी रणनीति की एक पूरा चाप तैयार कर रही है और नई कार्यकारिणी जो पहली बार आज बैठेगी और विचार विमर्श करेगी किस तरह से भाजपा को आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें चुनौती जाए। जी। और आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक बिल्कुल जब तक अध्यक्ष तय नहीं हुआ था या जिम्मेदारी तय नहीं हुई थी, तब तक थोड़ी सी उहापोह की स्थिति में थी कांग्रेस। लेकिन अब चीजें बिल्कुल साफ हो गई है, जिम्मेदारी बड़े नेताओं को मिल चुकी है। इसलिए अब 2022 की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है कांग्रेस। बिल्कुल, गणेश गोदियाल इस समय बिल्कुल अपनी नई टीम के साथ पूरे जोश में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के जो पे चले गए थे, वो एक बार फिर कांग्रेस के साथ जुड़कर नई ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। और ये देखने वाली बात है कि 2022 का चुनाव जो है, इस बार कड़ी टक्कर कांग्रेस अपनी तरफ से देना चाह रही है, क्योंकि जो खोई हुई जमीन यहाँ पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की थी, वो किसी तरह हासिल करने की जिम्मेदारी इस समय गणेश गोदियाल के कंधों पर रखी गई है। और ये देखा गया है कि पूरा जो युवा वर्ग है उसको ध्यान में रखकर गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बनाया गया है और जो कार्यकारिणी है वो भी बिल्कुल यंग लोगों से भरी हुई है और यही जोश जो है कांग्रेस को आगे बिल्कुल। आशीष, इस पर आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 जुलाई को शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस 1 महीने में पुष्कर धामी ने विवादों से दूर रहकर मसलों को सुलझाने की कोशिश की और ये बता दिया कि सरकार जनता के लिए सरकार नहीं बल्कि साझेदार है। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पैंतालीस साल के पुष्कर धामी ने जब 4 जुलाई को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो उससे पहले ना वो राज्य मंत्री रहे और ना कैबिनेट मंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पुष्कर धामी का कार्यकाल एक सदे हुए नेता का दिखा। पुष्कर धामी अपने 1 महीने के कार्यकाल में उलझे मसलों को सुलझाते दिखे। देवस्थानम बोर्ड पर मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की तो हरिद्वार कोरोना का केंद्र न बने कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर दिया। पुलिस के ग्रेड पे से लेकर सफाई और बिजली कर्मचारियों के मसले को सुलझाने का भरोसा दिया तो सैलरी के लिए परेशान रोडवेज कर्मचारियों को सैलरी भी दी। साल 2017 में 57 विधायकों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री बदल डाले और तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में युवा पुष्कर धामी को कमान सौंप दी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनावी साल में
अनुभव के बजाय युवा चेहरे को तवज्जो दी और इस एक महीने में राष्ट्रीय नेतृत्व की अपेक्षाओं पर पुष्कर धामी काफी कुछ खरा उतरने में सफल भी दिखाई दिए। यहाँ पर हमने पहले दिन से ये प्रयास किया है कि जो हमारे सरकारी नौकरियां जो खाली हैं, जो पद रिक्त हैं, उनमें हम भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा सरकारी नौकरियां तो हैं ही, जो 24,600 के करीब जो है आंकड़ों में निकला है कि इतनी भर्तियां अभी खाली हैं। इसके साथ साथ हमने कहा है कि हम स्वरोजगार का, चूंकि सरकारी नौकरियां सीमित होती हैं, वो हजारों में ही दे सकते हैं, लेकिन स्वरोजगार के माध्यम से हम लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, उसकी भी हम योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मसले सुलझाए तो कोविड की मार से परेशान लोगों को राहत देने की भी कोशिश की। चार धाम और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को 200 करोड़, तो हेल्थ वर्कर्स से लेकर आशा वर्कर्स के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया। ट्रेनी डॉक्टर्स का स्टाइपेड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 किया। गेस्ट टीचर्स को अब हर महीने 25,000 रुपए देने की घोषणा की। पुष्कर धामी का कहना है कि उनसे पहले दो मुख्यमंत्रियों के द्वारा की गई घोषणाओं में से 85% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वाले हर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। अब मुझसे पत्रकार लोग पूछते हैं कई बार कि आपके पास समय कम है, चुनौतियां बहुत हैं। तो एक बार तो मैंने कहा, भैया हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं चुनौतियों को ही अवसर में बदलना है, चुनौतियों से ही लोहा लेना है। समय एक दिन का भी बहुत होता है। मैं कोई दिन नहीं गिन रहा हूं कि कितने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं। जितने दिन भी हैं उतने दिनों में हम अच्छा से अच्छा काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने मुद्दे और मसले सुने तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की और जनता को ये भरोसा दिया कि हर मौके पर सरकार जनता की साझेदार बनकर खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले एक महीने में जिस स्टाइल से काम किया, उससे मुख्यमंत्री एक तरफ जहां खुद बेहद सधे हुए दिखे, वहीं विपक्ष को भी कोई सवाल उठाने का मौका नहीं मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है नो पेंडिंग वर्क की पॉलिसी पर काम होना चाहिए और ब्लॉक का काम तहसील में, तहसील का जिले में और जिले का काम मंडल में नहीं आना चाहिए और काम ठीक से हो, जनता को दिक्कत न हो। इसकी मॉनिटरिंग के लिए वो खुद सभी जिलों का दौरा करेंगे और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शासन में कुर्सी जमा कर बैठे अफसरों की कुर्सी बदली है। पुष्कर धामी का कहना है कि साल 2027 तक उत्तराखंड को कई क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाना है, लेकिन उससे पहले बेहद जरूरी है कि साल 2022 के चुनाव से पहले जन गण मन की बातें सुनी जाएं और जनता के सारे काम पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के सामने वक्त कम है और साफ है कि चुनावों में चेहरा पुष्कर धामी का होगा। ऐसे में एक महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने खुद सदा हुआ दिखते हुए जनता को साधने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर पार्टियों में तोड़ फोड़ की चर्चा गरमाने लगी है। यहां तक कि कांग्रेस छोड़कर गए बागियों की एक बार फिर से घर वापसी की चर्चा होने लगी है, क्योंकि इस बार खुद कांग्रेस इन्हें लेकर सॉफ्ट दिख रही है। – 2016 में तब की हरीश रावत सरकार के 10 विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद 2017 में बीजेपी की सरकार आई तो इन विधायकों की घर वापसी की बात कई बार उड़ी, लेकिन हर बार हरीश रावत दीवार बनकर सामने खड़े हो गए। मगर अब हालात बदल चुके हैं। एक बार फिर लीडिंग पोजीशन में पहुंचे हरीश रावत अब बागियों पर सॉफ्ट दिख रहे हैं। कल तक दरवाजे बंद रखने वाले हरदा आज समय पर विचार करने की बात कह रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे कि जो अपने अगर ये महसूस करते हैं कि गलती हो गई थी, वो अगर उसको समझते हैं और हमारा हाईकमान अगर इस पर विचार करने को तैयार होगा, हमारे कोर कमेटी के लोग इस पर विचार करने को तैयार होंगे, तो निश्चित रूप में राजनीतिक दलों में दरवाजे हमेशा बंद नहीं रहते हैं।
खोले भी जाते हैं। अभी वो प्रश्न पार्टी के लीडरशिप के सम्मुख आया नहीं है, जब आएगा देखेंगे। 2016 में बगावत के सूत्रधार रहे मंत्री हरक सिंह रावत तो यहाँ तक कहते हैं कि सियासत में एक दरवाजा हमेशा खुला रखा जाता है और अगर नहीं खुले तो दरवाजे तोड़ भी दिए जाते हैं। तो आज तक कभी किसी ने कहा मेरे दरवाजे बंद है। अब कोई राजनीतिक दल अगर दरवाजा बंद करेगा तो एक दरवाजा तो खुला ही रहता है और नहीं भी खुला रहेगा तो तोड़ देता है। माना 2016 में कोई हरीश रावत ने दरवाजा बंद कर रखा था, तोड़ा हमने दरवाजा, तोड़ के बाहर आ गए। सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और अब कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल के साथ हरीश रावत का नरम रुख 2022 चुनाव से पहले कुछ नए इशारे कर रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और सीएम पुष्कर धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा शहर कूड़े के ढेर से निजात पाने का खुद विधायक रहते हुए सीएम धामी लंबे समय से खटीमा नगरपालिका में कूड़े के लिए ट्रांचिंग ग्राउंड की मांग कर रहे हैं। वहीं सीएम बनने के बाद घोषणा में शामिल ट्रांचिंग ग्राउंड को लेकर वन विभाग और राजस्व नगरपालिका के अधिकारियों की अहम बैठक हुई, जिसमें मेलाघाट रोड वन क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर जमीन पर ट्रांचिंग ग्राउंड को लेकर कवायद अब तेज हो गई है। ट्रेंचिंग ग्राउंड है उसका जो है ऑलरेडी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो है प्रपोजल नगरपालिका की तरफ से बनाया जा रहा है और यहाँ पे हमने जो है खटीमा के साथ में ही जो है फॉरेस्ट लैंड जो है उसको कर रखे हैं और उसका प्रपोजल भी लगभग बन चुका है, बस उसको ऑनलाइन जो है अभी किया जाना जो है वो बाकी है। और देहरादून में खबर है जहां पर 1.5 करोड़ की डकैती छुपाने वाले अधिकारी को सेवा विस्तार के लिए बीजेपी के नेताओं ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। 31 जुलाई को रिटायर्ड हो चुके संभागीय अधिकारी आलोक गुप्ता को सेवा विस्तार देने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मंत्री गणेश जोशी ने सीएम को चिट्ठी लिखी और सेवा विस्तार देने की सिफारिश की। आपको बता दें कि आलोक गुप्ता के घर मई 2019 में 1.5 करोड़ की डकैती हुई थी, लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की थी। इसके बाद वो चर्चा में आए। आलोक गुप्ता परिवहन विभाग से रिटायर्ड हुए हैं। और पहाड़ी जिलों के युवा क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में कार्यालय खोल दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र के खिलाड़ी को वो संपूर्ण सुविधा देने का है, जिससे वो बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय फलक पर अपना परचम लहरा सके। CAU के संस्थापक सदस्य और संरक्षक AS मेघवाल ने अगस्त मुनि में जिला क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए CAU द्वारा आगामी सत्र की योजनाओं की जानकारी भी दी। CAU का जो मुख्य उद्देश्य है और दूरस्थ क्षेत्रों में क्रिकेट के खिलाड़ियों को उभरने के लिए अभी इस बात पर चर्चा हो रही है। और नैनीताल में अब रोजगार के लिए व्हाट्सएप पर आवेदन कर सकते हैं। नैनीताल जिला प्रशासन ने प्रवासियों को रोजगार के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई है। मनरेगा के साथ मत्स्य, बकरी, मौन पालन के साथ खेती किसानी, लघु कुटीर उद्योगों में रोजगार के लिए भी आवेदन किए जा सकते हैं। डीएम नैनीताल धीराज गरबरियाल ने बताया कि इनके पास रोजगार नहीं है, वो सीडीओ ग्राम्य विकास अधिकारी, वीडियो या फिर डीएम को व्हाट्सएप पर आवेदन दे सकते हैं। इसमें मनरेगा के साथ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और दीनदयाल योजना के तहत लोन की व्यवस्था की भी जाएगी, जिसका फायदा लोगों को मिल सकेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी वो अपना व्हाट्सएप के माध्यम से एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि उन्हें रोजगार की आवश्यकता है और उनको हम एनरोल करवा के उनको तुरंत एक रोजगार देने की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। और अल्मोड़ा के पास इन दिनों गुलदार का आतंक है। वहीं कोसी के पास एक मकान में लगे सीसीटीवी में गुलदार की तस्वीर कैद हो गई। गुलदार शाम ढलते ही घरों तक जा पहुंचता है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इससे पहले लक्ष्मेश्वर के पास पिंजरा लगाकर गुलदार का रेस्क्यू किया गया था। वहीं अब लोगों ने यहां पर भी पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
और इस वक्त देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा 19-20 अगस्त को देहरादून आ सकते हैं। नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। तो खबर यही मिल रही है कि जेपी नड्डा देहरादून आ सकते हैं, यानी उत्तराखंड का दौरा उनका हो सकता है। जेपी नड्डा 19-20 अगस्त को देहरादून आ सकते हैं। नड्डा के दौरे को लेकर अब बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। और देहरादून से एक खबर आ रही है। यहाँ पर बड़ासी लच्छीवाला के पास मियांवाला फ्लाईओवर पर सवाल उठ रहे हैं। मियांवाला फ्लाईओवर से कसे जा रहे हैं पेंच। फ्लाईओवर में दिख रही है दरारों के बाद पेंच। फ्लाईओवर पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार में बने पुलों की जांच की मांग की है। उन्होंने टेंडर, प्रोसेस अफसर और विभागीय मंत्री की जांच की भी मांग की है। गोदियाल ने कहा कि जांच के बाद दर्ज की जाए एफआईआर। शिकायत नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, वही कहावत है कि सामने दिख रहा है। ये एक पुल हो तो ये माना जा सकता है कि भाई उस किसी इंजीनियर की गलती हो सकती है, लेकिन इस उत्तराखंड में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इन्होंने इस देहरादून में जितने भी पुल बनाए हैं, एक पुल भी सही कंडीशन में नहीं है। आज हर एक पुल गिरने की कगार में है। और देहरादून से खबर है, यहाँ पर सीबीएसई के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आज घोषित होने वाला है। दोपहर 12 बजे बोर्ड रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। तो खबर ये आ रही है कि सीबीएसई के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आज आने वाला है और दोपहर में घोषित हो जाएगा। दोपहर 12 बजे बोर्ड रिजल्ट घोषित करेगा। तो बहुत जल्द अब 10वीं के परिणाम भी सीबीएसई बोर्ड के, और बताया जा रहा है दोपहर 12 बजे सीबीएसई के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। और अब बात एक ऐसे वीडियो की जो पहाड़ की हालत बयां कर रहा है, डरा रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गया। चमोली के जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी के पास पूरी की पूरी पहाड़ी ही दरक गई और हाईवे पर आ गई। इसके साथ कई हरे भरे पेड़ भी दरक कर हाईवे पर आ गए, जिससे हाईवे से गुजरने वाली यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और वो अपने वाहनों को पीछे करने लगे। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर एकाएक आ गया। हालांकि ये वीडियो रविवार का है और अब हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस वीडियो ने हिमाचल के सिरमौर में हुए लैंडस्लाइड की तस्वीरें ताजा कर दी हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला।